देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन का पार्ट आप लोगों से मैं रेगुलर क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस की जाएंगी। इसके मुताबिक रीजंस जो बनती हैं वो भी आपसे बात करेंगे। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब हम डायरेक्टली चलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में, और एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में सबसे पहला पार्ट जो आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज की बुनियाद पर पूछा जा सकता है, वो है ओर्स ऑफ कॉपर या फिर मिनरल्स ऑफ कॉपर। 5 आपको नाम यहाँ पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। एक है कॉपर पायराइट CuFeS2, जिसको चेल्को पायराइट का नाम भी दिया जाता है। सेकंड नंबर पर क्यूप्रस सल्फाइड यानी चेल्कोसाइड। Cu2S is called cuprous sulfide. राइट, तो Cu2S का केमिकल नाम है cuprous sulfide। जबकि मेलाचाइट आपको यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है CuCO3 कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। बेटा मेलाचाइट ग्रीन कलर का होता है। आमतौर पर ये जो अंगूठियों में पत्थर लगाए जाते हैं, ग्रीन कलर का जो फिरोजा आमतौर पर होता है वो मेलाचाइट है। नीलम कहा जाता है एजोराइट को। देखिए एजोराइट और मेलाचाइट के फॉर्मूले में आपको जरा सा फर्क नजर आ रहा है, और वो है कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ अगर 2 लगा दिया जाए तो ये एजोराइट है। डबल मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक हो जाएंगे तो ये ब्लू कलर का एजोराइट बनेगा। जबकि यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपको लास्ट में क्यूप्राइट लिखा नजर आ रहा है। दरअसल इसके नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस, जब कॉपर की वैलेंसी +1 होगी क्यूप्रस है, और जब कॉपर की वैलेंसी +2 होगी तो क्यूप्रिक है। जब आयरन की वैलेंसी +2 होती है तो फेरस है, और जब आयरन की वैलेंसी +3 होती है तो उसको फेरिक का नाम देते हैं, फेरिक। तो बच्चों कॉपर की एक्सट्रैक्शन 2 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। पहला स्टेज है जिसके जरिए हम और आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं जमीन से पाए जाने वाली सबसे ज्यादा कॉपर की जो मिनरल कायनात में मौजूद है, वो है क्यूप्रस सल्फाइड CuFeS2 कॉपर पायराइट, जिसको चेल्को पायराइट का नाम भी देते हैं। बेटा इसमें जो इम्प्योरिटीज मौजूद हैं उन इम्प्योरिटीज को पहले खत्म किया जाएगा, उनके बाद फिर हम इसको ब्लिस्टर कॉपर में चेंज करेंगे। पहला स्टेप यानी कॉपर पायराइट से ब्लिस्टर कॉपर का हुसूल, और जब आपके पास कॉपर पायराइट से हम ब्लिस्टर कॉपर इम्प्योर कॉपर हासिल कर लेंगे तो सेकंड स्टेप आएगा रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब हम इसका आगाज कर चुके हैं, लिहाजा पहला स्टेप और उसका पहला स्टेज कॉपर पायराइट जो CuFeS2 है, बेटा इसे हम हवा की मौजूदगी में जलाते हैं तो सल्फर जो उसके अंदर मौजूद था, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, ये इंप्योरिटी मौजूद थी जमीन से निकलने वाले कॉपर के साथ। इसके अंदर आयरन का ऑक्साइड भी मौजूद होता है जिसको हम बाद में चेंज करवा लेंगे। वो कैसे होगा वो आप स्टेप नंबर 5 में देखोगे। अब हम यह है असल फॉर्मूला CuFeS2 यानी कॉपर पायराइट ऑक्सीजन के साथ मिलकर 3 तरह के कंपाउंड बनाती है, जिसमें से एक गैस है और 2 लिक्विड फॉर्म में होंगे, क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड। देखिए आप में से जो बच्चे किसी और सेंटर के नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें काफी डिटेल दी गई है। खुदा के वास्ते वो डिटेल आपको याद नहीं करनी है। आपकी बुक में पेज नंबर 85 पर आपको ये टॉपिक इसी तरह से दिया हुआ है, और जो चीज आपकी बुक में मेंशन है उसी चीज को फॉलो कीजिए। गैर जरूरी मालूमात लिखने की जरूरत नहीं। अब आपके पास जितने भी डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के नोट्स आपके पास मौजूद हैं उनमें काफी डिटेल 4-4 पेजेस पर लिखा हुआ है, मुश्किल बेटा 1.5 पेज का बनेगा। लिहाजा 4 नंबर के लिहाज से जो चीजें आपके सिलेबस में है उन्हीं को आपने याद करना है, ठीक है। तो पहले में क्या हुआ, सल्फर के डिपॉजिट ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसी के अंदर बेटा आयरन ऑक्साइड भी मौजूद है जो अगले स्टेप में जाके रिमूव हो जाएगा। अब कॉपर जो क्यूप्रस सल्फाइड के अंदर मौजूद थी तो CuFeS2 ऑक्सीजन से मिलकर बना रहा है क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड। अब हम इसको अगले स्टेप की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस चीज को रोस्ट किया गया है। रोस्ट का मतलब हवा की मौजूदगी में जला दिया गया। जैसा कि आपने तिक्का भुनता हुआ देखा है कि हवा की मौजूदगी उसको जलाने के बजाय पका देती है, तो इट इज कॉल्ड रोस्टेड ओर। अब बेटा इस रोस्टेड ओर को मिक्स किया जाता है रेत के साथ, सैंड के साथ। याद रहे ये रोस्टेड ओर में क्या क्या चीजें मौजूद होंगी, Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन ऑक्साइड FeO। ये 2 की 2 चीजें इस वक्त यहाँ पर रोस्टेड मटेरियल में मौजूद हैं,
और अब ये जो आयरन ऑक्साइड था बेटा, ये रेत के साथ मिलकर एक सिलिकेट बना लेगा, स्लैग बना लेगा, जिसका केमिकल नाम है फेरस सिलिकेट। FeSiO3 का नाम है फेरस सिलिकेट, इसको आयरन सिलिकेट भी कहते हैं, और इसका कमर्शियल नाम है स्लैग, यानी कॉपर का कचरा। बेटा ये स्लैग ऊपर की तरफ होता है और नीचे एक मटेरियल मौजूद है जिसका नाम है मैटे, which floats on the surface of molten matte. Matte is the mixture of cuprous sulfide Cu2S and iron oxide, जो बदल के किसमें चेंज हो गया, FeS में। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार आप तो कह रहे हैं कि Fe और cuprous sulfide मौजूद है, ये FeS कहाँ से आ गया? तो जरा इक्वेशन पर एक नजर डाल दीजिए। ये जो FeS आपके पास मौजूद था फेरस सल्फाइड, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है फेरस ऑक्साइड। नया फेरस ऑक्साइड बना और कुछ पहले से बना हुआ इक्वेशन में फेरस ऑक्साइड मौजूद था। बेटा ये फेरस ऑक्साइड रेत के साथ मिलकर क्या बना रहा है, FeSiO3। इस बुनियाद पर मैटे के अंदर जो आप लोग देख रहे हैं इक्वेशन जरा सी डिफरेंट है, यानी ये वाला आयरन ऑक्साइड पहले ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्ट करने के बजाय सल्फर से रिएक्ट करके फेरस सल्फाइड बनाता है, यानी FeS। लेकिन चूंकि आपकी बुक ने यहाँ पर FeS के बजाय लफ्ज लिखा हुआ है क्या, FeO, असल में क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड मिलते हैं। अगर आपकी बुक ने बेटा यहाँ पर आपको क्या चीज मेंशन की है, आयरन ऑक्साइड, तो आपने मैंने यही काम कहना है। एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज मैटे, तो आपने बताना है कि मैटे क्या है, मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड सम अनरिएक्टेड आयरन सल्फाइड। प्लीज FeS लिखेंगे मैटे में, FeO नहीं लिखोगे। अब देखिए पहला स्टेप ये हुआ कि लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बना दी, आयरन प्रेजेंट जो था वो कन्वर्ट होकर आयरन ऑक्साइड बना गया, और जो कॉपर मौजूद था बेटा वो कॉपर सल्फाइड की शक्ल में Cu2S की शक्ल में आ गया। ये पूरा का पूरा मटेरियल कहलाया रोस्टेड मटेरियल। इस रोस्टेड मटेरियल को सैंड के साथ मिलाया गया, लिहाजा यहाँ का FeO अब बेटा FeSiO3 में चेंज हो जाता है, आयरन सिलिकेट में चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं कॉपर का कचरा, स्लैग ऑफ कॉपर, ठीक है। और ये ऊपर फ्लोट करेगा, जबकि नीचे जो मटेरियल मौजूद है उसमें क्यूप्रस सल्फाइड है और सम अनरिएक्टेड आयरन सल्फाइड मौजूद है। यहाँ पर 3 स्टेप पूरे हो गए, पहला स्टेज चल रहा है, पहला स्टेप के चौथे स्टेज पर आ गए। बेसिमराइजेशन यानी रिकवरी ऑफ कॉपर फ्रॉम मैटे बाय बेसिमर कन्वर्टर। बेसिमर कन्वर्टर की डायग्राम आप लोग जरा देख लीजिए बेटा, ये रहा आपके पास एक ये तमाम चीजें, एक तरह से भट्टी मौजूद है जिसमें हॉट एयर दाखिल की जाती है, इसके अंदर मैटे को बेटा मिलाया जाता है, सैंड मिलाई जाती है, कुछ गैसेस यहाँ से निकल जाएंगी सल्फर डाइऑक्साइड की शक्ल में। इसी तरह से बेटा यहाँ पर आयरन ऑक्साइड आयरन सल्फाइड में तब्दील हुआ, आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में चेंज हुआ, और फिर आयरन सिलिकेट बनाकर स्लैग बनाकर अलहदा हो गया था। अब हम चलते हैं कि बेसिमराइजेशन में काम क्या हो रहा है। The matte is removed in a Bessemer converter by blowing air the molten material. अब जो हमने मैटे को इस स्टेप नंबर 3 तक मैटे बना था, इस मैटे को स्लैग से अलहदा करके इस कन्वर्टर में डाल दिया। इस कन्वर्टर में ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर जो FeS था आयरन सल्फाइड, बेटा ये पहले ऑक्सीडाइज होता है, FeO में आयरन ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। अब ये जो सैंड हमने मिलाई थी SiO2, बेटा ये SiO2 FeO के साथ मिलकर फॉर्मूला बनाती है FeSiO3, स्लैग बन गया है। यानी द ब्लास्ट ऑफ एयर, तेज गर्म हवा के झक्कड़ इस कन्वर्टर में दाखिल किए जाते हैं। अब बेटा आपके मेरे पास जो आयरन ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड बचे थे वो सब के सब आयरन सिलिकेट की शक्ल में तब्दील हो गए। अब तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ है क्यूप्रस सल्फाइड जो मैटे का मेजर पार्ट था, और कुछ बन गया है कॉपर ऑक्साइड यानी क्यूप्रस ऑक्साइड। अब ये क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड आपस में मिलकर मेटेलिक कॉपर को बनाएंगे जो इम्प्योर फॉर्म में है, जिसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ये 98 से लेकर 99% खालिस होता है, सिर्फ 1% इसमें इम्प्योरिटीज पाई जाती है। अब देखिए बेसिमर कन्वर्टर में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस आपके सामने है। आयरन सल्फाइड पहले ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है आयरन ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में यहाँ से रिलीज हो गई। उसके बाद मजीद काम ये होता है कि इस बनने वाले आयरन ऑक्साइड को रेत SiO2 के साथ मिलाया जाता है, जो कुदरती तौर पर इसी बेसिमर कन्वर्टर में काम खुद ब खुद हो जाएगा।
आयरन का सिलिकेट स्लैग बन गया, ठीक है, स्लैग ऊपर की तरफ बेटा फ्लोट कर रहा है। अब जो मैटे में एक मेन कंपोनेंट बचा हुआ था वो था क्यूप्रस सल्फाइड Cu2s। बेटा ये Cu2s इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खुद को चेंज करता है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O में। 90% क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड में तब्दील हो गया। जो 10% क्यूप्रस सल्फाइड बचा था ये क्यूप्रस ऑक्साइड से मिलकर मोल्टन लिक्विड कॉपर को नीचे की तरफ बिठा देता है और गैस सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। बच्चों इसको ब्लिस्टर कहने की वजह क्या है कि दरअसल जैसे जैसे ये लिक्विड ठंडा होकर सॉलिडिफाइज होता है तो इसके अंदर पाए जाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस या जफर जस्ट वेट कि बेसिमर कन्वर्टर में पाया जाने वाला मेटे खुद को पिघले हुए कॉपर में तब्दील कर लेता है। इसको इम्प्योर कॉपर और इसको ब्लिस्टर कॉपर का नाम दिया जाता है। ब्लिस्टर कॉपर की बात कर रहा था, जैसे कि आपने बेटा आमतौर पर मेडिसिन की स्ट्रिप देखी है तो ब्लिस्टर पैक कहते हैं, पैराडॉल हो गया या फिर और दूसरी तरह की चीजें। तो देखिए एक तरफ से वो केसिंग में ऊपर के उभरे हुए, ब्लिस्टर का उर्दू तर्जुमा है आंवला छाला, लिहाजा ऊपर की सतह बेटा उभरी भी होती है, रफ सरफेस होती है, कहीं पर सुराख होते हैं, कहीं पर उभरा हुआ हिस्सा होता है, इस वजह से इसको नाम देते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ओके, अब देखिए इस ब्लिस्टर कॉपर के बाद आपने मैंने दोबारा डेफिनेशन देखी है, मेटे क्या है, मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड सम अनरिएक्टेड आयरन सल्फाइड इज कॉल्ड मेटे। बेसिमल कन्वर्टर की डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बेसिकली ये एक अलहदा क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। अगर उसने कहा कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइड, तो बेटा आपको ये पांचों के पांचों स्टेप्स लिखने होंगे। लेकिन अगर वो आपसे सवाल पूछता है कि हाउ कैन वी रिफाइन ब्लिस्टर कॉपर, तो आपने ना स्टेप 1 2 3 4 कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वाला काम आपने कर लेना है, मुकम्मल कर लेना है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब बेटा सुनो, ब्लिस्टर कॉपर को इम्प्योर कॉपर कहने की वजह क्या है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज जैसे आयरन, जैसे कि लेड, आर्सेनिक, जिंक, सिल्वर और गोल्ड, बेटा ये कुछ मामूली सी मिकदार में, माइक्रोग्राम की मिकदार में ये ब्लिस्टर कॉपर के अंदर मौजूद होते हैं, मगर मेजर कंपोनेंट होता है आयरन। कॉपर तो है, वो तो 98 to 99% कॉपर उसमें मौजूद है, मगर ये 1% के अंदर कम से कम बेटा 0.8% तो आयरन होता है। बाकी माइक्रोग्राम्स में लेड, आर्सेनिक, जिंक, एंटीमनी, यहाँ लिखा हुआ नहीं आपके सिलेबस में, एंटीमनी पाया जाता है, एसपी, सिल्वर और गोल्ड। लिहाजा रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को आपने इन तमाम इम्प्योरिटीज को यहाँ से बाहर निकालना है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। अब देखिए इसके 3 स्टेजेस हैं। इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर करने का काम क्या है, जो ब्लिस्टर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर, उसे मैं और आप क्या बना रहे हैं, एनोड। जबकि प्योर कॉपर की थिन शीट, बहुत पतली सी शीट को कैथोड बनाएंगे। अब जनाब आप में से कुछ बच्चों का जहन ये कहेगा कि अजीब बात है, आपको कॉपर रिफाइन कर रहे हैं, प्योर कॉपर बना रहे थे, प्योर कॉपर की बारिश तुम्हारे बाप ने बनाई थी? बेटा हमारे बाप ने तो नहीं बनाई, लेकिन एक साइंटिस्ट जिनका नाम जाबिर इब्ने हयान था, मुस्लिम साइंटिस्ट, आपने मुख्तलिफ फिल्मों में, ड्रामों में ये मनाजिर देखे हैं। लोहे के एक पीस को बेटा भट्टी में गर्म करके उसको रेड हॉट किया जाता है, उसको फिर हैमर करने के बाद उससे तीर, उससे नेजे, उससे तलवारें बनाई जाती है। तो इस तरह से वो इम्प्योर को हम प्योर स्टील में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से बेटा इस इम्प्योर कॉपर को पहले आग में गर्म करके रेड हॉट किया जाता है, फिर उसको हैमर करने के बाद उसकी इम्प्योरिटीज चोट लगने पर बाहर निकल जाती है। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता था। तो लिहाजा अब हमने जब इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग करना सीख लिया तो बेटा हमने बहुत तार जैसी बारीक सी शीट प्योर कॉपर की चाहिए, इसको कैथोड बनाएंगे। अब बेटा ये कैथोड का फायदा क्या है कि पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के नेगेटिव कैथोड पर जाएंगे। कॉपर जो ब्लिस्टर कॉपर था, जब अपने सॉल्यूशन में डिप करोगे कॉपर सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ब्लिस्टर कॉपर डिसॉल्व हो जाएगा, यानी एनोड डिसॉल्व होता रहेगा, कमजोर होता चला जाएगा, और कैथोड जो कमजोर था आहिस्ता आहिस्ता वो माशाल्लाह सेहत पकड़ता चला जाएगा, मुस्तफा की तरह या मसूद भाई की तरह। ठीक है, अब जहां पर कुछ कातियों के नाम लूंगा बुरा मान जाएंगी, तो पतली दुबली सी शीट है, वो कैथोड की प्योर कॉपर होना चाहिए। ब्लिस्टर कॉपर जो था वो इम्प्योर कॉपर को बतौर एनोड बनाएंगे।
The cathode plates are coated with graphite in order to remove deposit copper easily. बेटा इस प्योर कॉपर की शीट पर हल्का सा ग्रेफाइट लगा देते हैं ताकि इसमें से प्योर कॉपर को आसानी से रिमूव किया जा सके। और एक इलेक्ट्रोलाइट, एक सॉल्यूशन यूज करेंगे, इसके अंदर मामूली सा H2O को ऐड किया जाएगा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। अब बच्चों, जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, होता क्या है कि इस इलेक्ट्रोलाइट यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का जो अपना एनोड था, इम्प्योर ब्लिस्टर कॉपर, डिसॉल्व होकर कॉपर आयन सॉल्यूशन को फराहम करता है। ये कॉपर के पॉजिटिव टू आयन इलेक्ट्रिक करंट के जरिए कैथोड नेगेटिव प्लेट पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह वो तमाम की तमाम इम्प्योरिटीज एनोड खुलता चला जाता है और एक ढेर बनाता रहता है जिसमें कॉपर के आयंस होते हैं और बाकी बेटा उसको कहते हैं एनोड मड। तो तमाम की तमाम इम्प्योरिटीज नीचे रह जाती हैं और प्योर कॉपर के आयंस कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब बेटा केमिकल रिएक्शंस क्या हुए? एनोड हम जानते हैं कि बैटरी के साथ अटैच वो प्लेट जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया गया वो एनोड है। और हमने एनोड किस चीज का बनाया था? ब्लिस्टर कॉपर, इम्प्योर कॉपर का। इस सॉलिड कॉपर की प्लेट अपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर कॉपर आयंस बना रही है एक्वस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने पर। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप और हम जानते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस का नाम है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एनोड अपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर कॉपर के आयंस बना रहा है। बेटा अब ये कॉपर के आयंस जो एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद थे, ये करंट के जरिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। कैथोड नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव आयन कैथोड पर कॉपर जाकर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब जो ये डिपॉजिट हुआ, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम हो रहा है। बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, इस प्रोसेस का नाम कहलाएगा रिडक्शन। ओके, इस तरह एनोड जो अपना था ब्लिस्टर कॉपर अपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर कॉपर आयंस दे रहा है। कॉपर के ये आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह 99.9% यानी 100% प्योर कॉपर आपको हासिल हो जाता है। बेटा ये वाली डायग्राम आप लोगों ने वहां पर एग्जाम में बनानी है। ठीक है, सिंपल सा कॉपर का कैथोड है प्योर और ब्लिस्टर कॉपर बेटा एनोड है। ये आपने कैथोड एनोड की ये शक्ल इस तरह से बना देनी है। अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप की तरफ लेकर जा रहा हूँ। इस पूरे प्रोसेस को जरा देखिए काम कैसे हुए, एक एनिमेटेड फॉर्म में इस चीज को आप लोगों ने देखना है। यानी बेटा काम ये किया गया कि वो जो आपका कॉपर पायराइड कोर थी उसे पानी और एक ऑयल के साथ मिलाकर एक चैम्बर में डालते हैं और फिर यहाँ से हवा ब्लो की जाती है जिसको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी जिसके अंदर बेटा कॉपर के पार्टिकल सतह के ऊपर आ जाएंगे ऑयल के साथ चिपक कर, जबकि बाकी इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाती है। इसको नाम देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर यानी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ का मतलब है झाग। मगर ये बात हमें लिखनी नहीं है, हमें तो सिर्फ आपको बताना है कि डिटेल प्रोसेस होता कैसे है। यानी बेटा कॉपर की ओर ट्यूबरस सल्फाइड, वाटर और फाइन ऑयल क्रश करने के बाद इसको कंप्रेस एयर के साथ झाग बनाते हैं और ये प्रोपेलर बेटा इस चीज को मिक्सराइज करता है। अच्छा अब देखिए कॉपर की अल्लाह ताला ने सलाह दी कि फाइन ऑयल इसको अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, लिहाजा ये कॉपर की ओर बेटा ऑयल के साथ इस चैम्बर में जमा की जाएगी, जबकि इसके साथ जो सैंड, रेत मिट्टी के जर्रात और दूसरे बेटा रॉकी मटेरियल मौजूद थे, इसको गैंग का नाम देते हैं, इसी चैम्बर में रह जाता है। ठीक है, ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहलाया। ये जो भी आपने कुछ देर पहले रोस्टिंग पढ़ा, अब देखिए अब इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर हमने आग इसमें से गुजारी और अभी जो ऑयल के साथ कॉपर की मिनरल आ रही थी इसको इसमें से गुजारते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग।
ऑयल और मॉइस्चर यहां से चला जाता है। ये सब की सब चीजें अपने ऑक्साइड्स बनाकर वोलेटाइल ऑक्साइड की शक्ल में, गैसेस की शक्ल में निकल जाती है। अच्छा, अब देखो बेटा, ये था वो प्रोसेस जो क्यूप्रस सल्फाइड विद कॉपर पायराइड ऑक्सीजन से मिलकर क्यूप्रस सल्फाइड बना रहा है, कॉपर वन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखें यहाँ पर इक्वेशन के अंदर आपको आयरन सल्फाइड लिखा नजर आ रहा है, ओरिजिनल इक्वेशन, मगर आपको आपकी बुक ने वहां पर FeS की बजाय FeO लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जो बुक ने दिया हम वही पढ़ेंगे। फिर आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन से मिलकर अपने आप को आयरन टू ऑक्साइड में तब्दील कर रहा है, फेरस ऑक्साइड में तब्दील कर रहा है। और अब ये फेरस ऑक्साइड बेटा ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेत से मिलकर स्लैग बनाएगा। बेटा ये जो आयरन सिलिकेट बन रहा है इसको हमने स्लैग का नाम दिया। ये सतह के ऊपर रहेगा और नीचे मैटे मिलेगा। मजीद देखो, यानी बेटा जिसको कॉपर ग्लैंस का नाम दिया, क्यूप्रस सल्फाइड को कॉपर ग्लैंस भी कहते हैं। क्यूप्रस सल्फाइड इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड। वेल, अच्छा बच्चों, ये देखिए इस पूरे प्रोसेस के दरमियान स्लैग अलग हो जाएगा और ये मेटे हमारे पास मौजूद है जो क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड CU2S और FeS की शक्ल में रहेगा। इसको मेटे का नाम देते हैं। बेटा क्लास का अगर टाइम खत्म हो जाए तो इस बात का ख्याल रखिएगा, फिर दोबारा सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हमने सिर्फ आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर यूज टू करने के लिए क्लास कंडक्ट की है। कल इंशाल्लाह फिर ज्यादा टाइम के साथ आपके साथ बात कर लेंगे। अगर क्लास का टाइम कंप्लीट हो जाए तो दोबारा ज्वाइन मत कीजिएगा। ओके, अब कंप्लीट देख लो। तो ये अब आपने देख लिया कि किस तरह से काम हो रहा है और बेसिमराइजेशन। देखिए इस तरह की सल्फर कॉपर हमें मिलता है जिसके ऊपर आंवले से पड़े हुए हैं। इट इज कॉल्ड इम्प्योर कॉपर और ब्लिस्टर कॉपर, राइट। अब हम इस बेसिमर कन्वर्टर के जरिए आने वाला ये पूरा रिएक्शन का पार्ट अब आपका इक्वेशन की शक्ल में मौजूद है, जो भी आपने सिलेबस में देखी।
अब यहाँ से तुम्हें जो चीज मिल गई थी, अब देखिए यहाँ पर इससे पहले ब्लिस्टर कॉपर मिल चुकी है, अब इसको इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। यस, बेटा देख लें कि इम्प्योर मेटल ब्लिस्टर कॉपर को हमने एनोड बनाया है और प्योर कॉपर को हमने कैथोड बनाया है, और ये जो ब्लू सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब जब हम करंट पास करेंगे तो क्या अमल होगा, इसको भी देख लीजिए आप लोग। जी, अब बेटा जो इसमें इस ब्लिस्टर कॉपर में जो आपकी सॉल्ट इम्प्योरिटीज थी, वो तो करंट के जरिए कैथोड पे नहीं जाएंगी, तो लिहाजा वो एनोड मर्ड या फिर स्लज कचरे की शक्ल में जमा होती चली जाती हैं। इस तरह ही इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर की जाने पर प्योर कॉपर आपको हासिल हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको यहीं तक रखेंगे और फिर आपसे एक और चीज डिस्कस कर रहे हैं कि एक और चीज को देख लो कि इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग में इसका शेप कैसे चेंज हो जाता है। इसके लिए जरा सा समझ देखिए, अब आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आपका एनोड काफी थिक है, मोटा है, और आपका कैथोड बहुत थिन है, बहुत पतला है। कॉपर सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी सी मिकदार शामिल कर दी गई, लिहाजा अब इसके साथ आपने जब करंट पास होता देखा, अब आप देखिए कि क्या काम हो रहा है। इस तरह बेटा एनोड आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खर्च होता जाएगा और कैथोड आहिस्ता आहिस्ता थिक होता चला जाएगा। इस तरीके से इसको इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का नाम देते हैं। ठीक है,